पिलर ए भैया इसको पिलर, हाँ एकरे पिलर कहल जाला, वही पर चिपका हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट जोन में हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि कल बैक क्लास में हमने पदखंड पढ़ा था, गदखंड का आज 8वां पार्ट है, जिसका नाम है सिपाही की माँ। और ये जो पाठ है किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये पाठ मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। आज इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इस पाठ में वैसे आज तो सारांश पढ़ना था, आपके सामने सारांश से लिखा गया है, लेकिन सारांश पढ़ाने से पहले आपको लेखक परिचय भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, लेखक परिचय देख लेते हैं, उसके बाद अगर समय मिलेगा तो आज इसका सारांश भी होगा, नहीं तो हम सारांश के लिए फिर नेक्स्ट डे देख लेंगे। ठीक है, हमारे सामने जो अभी पाठ है, इस पाठ का नाम है सिपाही की माँ। और संभवतः मैंने आपको बैक डे में, बैक क्लास में आपको बताया था कि जब आप गदखंड पढ़ते हैं, यानी कि कहानियों का सेक्शन पढ़ते हैं, तो जो कहानी का शीर्षक होता है, यानी कि जो पाठ का नाम होता है, वही आपको बहुत चीज सिखाकर चला जाता है। कैसे? अब यहाँ देखिए, यहाँ जो आपके समक्ष लिखा गया है सिपाही की माँ, इससे क्या पता चल रहा है, तो आपके मन में एक चित्र जरूर उभर रहा होगा कि इसमें कोई सिपाही है और उसके माँ के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। पाठ के नाम से ही पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हुए, आज जो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है, तो हमारा पाठ 8वां है, जिसका नाम है सिपाही की माँ। और ये पाठ श्री मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया है। और सबसे पहले आज हमारे समक्ष जो चीज है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, वो है लेखक परिचय। ठीक है, कौन सा पाठ पढ़ रहे, फिर से मैं एक बार आप लोगों से जानना चाहूंगा। तो पाठ का नाम है सिपाही की माँ। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पाठ है। इस पाठ को आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, इसमें आपने देखा है कि एक माँ और उसके बेटे के बीच के संबंध को दर्शाया गया है। ठीक है, आखिर ये माँ है क्या, ये माँ क्या है? एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है हमारे सामने कि ये जो माँ है, ये है क्या? वैसे हम लोग एक चीज जानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, इसके रचनाकार कौन है? तो हम लोगों को वेदों में, पुराणों में, सभी जगह पढ़ाया गया है कि इस सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, तो क्या अगर इस पृथ्वी पर मनुष्य ना हो तो क्या होगा? जरा इस बात को सोचा है आप लोगों ने? अगर इस पृथ्वी पर मनुष्य ना होगा तो क्या इस पृथ्वी का अस्तित्व रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इस पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यानी कि इस पृथ्वी का अस्तित्व तब है जब इस पृथ्वी पर जीव जंतु निवास कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर जीवों का रचना हुआ कैसे है? तो सीधी सी बात है कि इस पृथ्वी पर जो भी मानव है, जो भी जीव है, सबके जन्मदाता उनकी माँ है। एक लाइन में माँ का अगर डेफिनेशन देखा जाए कि माँ क्या है, तो एक लाइन में माँ का परिभाषा बनता है कि संपूर्ण जगत ही माँ है। क्योंकि माँ के बिना ये दुनिया ही नहीं है। हम, आप, जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, सबकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो सबकी उत्पत्ति माँ से ही हुई है। अगर माँ ना होती तो हम नहीं होते, और अगर हम नहीं होते तो ये दुनिया नहीं होती, ये पृथ्वी नहीं होता। हम हैं तब तो पृथ्वी को देख रहे हैं, तब तो हम जान रहे कि पृथ्वी भी है। ठीक है, अगर हम नहीं होते तो पृथ्वी भी नहीं होता, और अगर माँ नहीं होती तो हम भी नहीं होते। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी ही क्या है? माँ है। ठीक है, लेकिन जिस दिन मैं पिता के बारे में पढ़ाऊंगा, कभी टाइम निकाल कर मैं आपको पिता के बारे में भी बताऊंगा। अगर माँ धरती है और अगर आप उस धरती पे खड़े हैं, तो आपके ऊपर जो छाया है वही पिता है। बात समझ रहे हैं? आपको पाला गया, आपको संवारा गया, आपको सजाया गया, कपड़ा पहनाकर, सारा संपदा लगाकर आपको संवारा गया है, लेकिन उस संपदा को जो लाने वाले हैं वो पिता है।
आप भूख से चिल्ला रहे हैं, आपको खिलाया गया है, आप चुप है। आपको जो भोजन खिलाया गया है उस भोजन को जो लाने वाले हैं वो पिता है। पिता कैसे कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी मैं माँ के बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमारे सामने जो पाठ है, पाठ का नाम क्या है, सिपाही की माँ है, ठीक है। चलिए इसमें हमें लेखक परिचय पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आज आप लोगों को माँ के बारे में चंद लाइनें सुनाऊंगा, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। इनका जीवनी हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेंगे। एक्चुअली क्या है कि जो आज का क्वालिटी है थोड़ा सा क्वालिटी डल है, लेकिन इतना भी डल नहीं है कि हम इसे देख ना सके, इसे पढ़ ना सके, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखक परिचय, और किस लेखक के परिचय को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वो है मोहन राकेश जी, जो सिपाही की माँ पाठ के रचयिता है। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं तो 12th क्लास का हिंदी है, दिंगत भाग 2, जिसका 8वां नंबर पाठ है, ठीक है। चलिए जीवनी को हम पढ़ते हैं। मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। जीवनी पढ़ना आवश्यक क्यों है ये आपको भली भांति पता है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो लेखक परिचय से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। इस क्वेश्चन को भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को जंडीवाला गली अमृतसर पंजाब में हुआ था, ठीक है। अमृतसर जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भी प्रसिद्ध है। आखिर ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था, तो आपने एक कानून के बारे में पढ़ा होगा, जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट, जिसका दूसरा नाम काला कानून भी है। इस कानूनों को अंग्रेजों ने अपने फायदा के लिए बनाया था। वो जिसे चाहते, जिस भारतीय मूल के व्यक्तियों को चाहते उसको उठाकर जेल में डाल सकते थे। तेरे बाप का राज है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके माता बच्चन कौर और पिता करमचंद्र गुगलानी थे। इनकी जो माता है, इनके माताजी का नाम बच्चन कौर और इनके पिताजी का नाम करमचंद्र गुगलानी था, ठीक है। इनके पिताजी पेशे से वकील थे। इनके पिताजी का जो पेशा था वो वकालत का था। इनके पिताजी पेशे से वकील होते हुए भी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े रहते थे। वकील तो थे ही, इसके अलावा ये साहित्य और सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े रहते थे। क्यों? ताकि सांस्कृतिक के बारे में, साहित्य के बारे में उन्हें सही नॉलेज मिल सके। आगे बढ़ते हैं। मोहन राकेश ने संस्कृत में एमए लाहौर से और हिंदी में एमए जालंधर से किया। इन्होंने 2 विषय में एमए किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, शायद लाहौर से इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की थी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे नेक्स्ट डे। मोहन राकेश जी ने संस्कृत में एमए लाहौर से, लाहौर कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान का बड़ा ही पॉपुलर शहर है लाहौर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि उन्होंने लाहौर में जाकर कैसे शिक्षा प्राप्त कर ली, क्योंकि ये घटना आज़ादी से पहले की है, ठीक है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, जबकि इनका जन्म 1925 ईस्वी में ही हुआ है, ठीक। इन्होंने हिंदी में एमए जालंधर, जो कि पंजाब में ही है, वहाँ से किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन का भी कार्य किया है, यानी कि टीचर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। सारिका कार्यालय में नौकरी 1947 के लगभग एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक का कार्य किया, जो कुछ दिनों डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता रहे। वे 1960 में पुनः दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्य का कार्य करने लगे। 1962 में सारिका के संपादक का कार्यभार संभाला तथा मृत्युपरांत स्वतंत्र लेखन का कार्य करते रहे, ठीक है। इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है दिल्ली रहा है। दिल्ली में इन्होंने प्राध्यापक का कार्य किया। इसके अलावा इन्होंने एक सारिका पत्रिका आती थी, उसका भी इन्होंने संपादन किया। इसके अलावा इन्होंने मुंबई में भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं
मोहन राकेश की कहानी संग्रह में प्रमुख इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, बारिश आदि है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त उपन्यास में अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल, ये सब क्या है, मुख्य है। साथ ही नाटक एवं एकांकी में पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे इनकी मुख्य रचनाएं हैं। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि मोहन राकेश जी ने पाठ के साथ साथ, निबंध के साथ साथ उपन्यास, इसके अलावा नाटक की भी इन्होंने रचना की है। ये जो सिपाही की माँ है ये एक नाटक ही है, ठीक है, जिसे हम एकांकी भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनके जो साहित्य की विशेषताएं थी, क्या थी, तो मोहन राकेश 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। इन्हें 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार के रूप में जाना जाता है। उनके लेखन में कहानियां, उपन्यास, नाटक, एकांकी, अनुवाद, लेख, निबंध, यात्रा वृत्तांत, जीवनी संकलन, समय सारथी आदि मिलते हैं। ये सारी चीज़ों का इन्होंने रचना किया है। ये सभी चीज़ें इनकी रचनाओं में सम्मिलित आपको देखने को मिलेगा। नाटक के क्षेत्र में तो वे जयशंकर प्रसाद के बाद विशेष प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। एक और लेखक हुए जिनका चर्चा यहाँ किया गया है, वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। इनके बाद के नाटक के रचयितों में सबसे बड़ा नाटककार रचयिता के रूप में किन्हें जाना गया है, मोहन राकेश जी को जाना गया है। हिंदी नाटक और रंगमंच के युगांतकारी प्रतिभा के रूप में अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुके हैं। हिंदी नाटक और रंगमंच के युगांतकारी, इनके बाद जो नाटक और रंगमंच शैली थे उस युग का अंत ही हो गया। उसके बाद ना तो नाटक की रचना हो पाई और ना ही किसी नाटक का रंगमंचन हो पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके नाटकों की परिकल्पना यथार्थ, ठोस, जटिल और आधुनिक रंग संकल्पना को सर्वजनात्मक उत्तेजना प्रदान करने वाली है। इनकी जो नाटक है ये परिकल्पना को, हम जो कल्पना करते हैं उससे उत्तेजना प्रदान करती है, पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है। ठीक है, आधुनिक रंगमंच का हिंदी में जो नवीन संगठन संयोजन हुआ है और उनके समकालीनों ने आधुनिक विषय वस्तु, कथ्य और रंग ढंग के जो नाटक लिखे हैं उन पर मोहन राकेश जी की स्पष्ट छाप और प्रभाव दिखाई पड़ती है। कहने का अर्थ है कि इनके बाद जब भी नाटक का रचना हुआ, जब भी रंगमंचन हुआ और उनके नाटकों को गौर से देखा गया तो ये बात सामने आई कि उनके नाटकों में भी मोहन राकेश जी के नाटकों का कुछ अंश, जिसे आज के दौर में फोटोकॉपी कहा जाता है, वो देखने को मिला है। ठीक है, इसमें शायद आप कंफ्यूज्ड होंगे कि लेखक परिचय तो हम लोग कर चुके थे, आप बिल्कुल कर चुके थे, लेकिन फिर से याद ताज़ा करवाया गया है। वजह क्या है कि ऐसी कहानियाँ, ऐसे नाटक, ऐसे एकांकी बहुत समय बाद पढ़ने को मिलता है, इसलिए इसका एक भी पॉइंट मिस करना सही नहीं है। अच्छा चलिए अब हम देख लेते हैं इस पाठ के सारांश को। वैसे आपने इस पाठ को पढ़ा है, फिर भी एक बार सारांश को देख लेते ताकि सारा नॉलेज हमारे भीतर समाहित हो जाए। ठीक है, सारांश किसका हम लोग अभी देख रहे हैं, सिपाही की माँ का। ठीक है, सबसे पहले हम इसके कुछ प्रधान पात्रों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पाठ में प्रधान पात्र के रूप में विष्णु, मानक, मुन्नी, कुंती, चौधरी, सिपाही, संतो, बंतो, ये सभी लोग हैं। ठीक है, ये सभी लोग हैं, जिसमें सबसे मुख्य पात्र के रूप में हम लोग विष्णु को पढ़ा है। सारा कहानी उन्हीं के अगल बगल में घूमता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। इनका ये जो एकांकी अभी हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिपाही की माँ, ये किसके द्वारा रचित है, ये मोहन राकेश जी द्वारा रचित है।
और ये जो सिपाही की माँ एकांकी है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकियों से लिया गया है। मोहन राकेश के इस मार्मिक रचना में निम्न मध्यम वर्ग की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। यह घटना कब का है? द्वितीय विश्व युद्ध का है। और इस एकांकी द्वारा एक माँ बेटी के बीच के रिश्ता को दिखाया गया है। साथ ही साथ समाज में कैसे कुछ लोग अपने आप को जानकार समझकर अपने समाज में भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। उसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ इसमें एक ऐसे पात्र को भी रखा गया है जो समाज के कुछ कुरीतियों को उजागर करता है, उसको भी दिखाया गया है। ठीक है। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा है। कौन? ये जो बेटा है उसका नाम है मानक। ठीक है। और जो माँ है उसकी नाम है विष्णु। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा और विवाह के लिए तैयार अपनी बहन का इकलौता भाई है। ये जो मानक है वो अपने माँ का इकलौता बेटा है और उसकी एक बहन है जो अब शादी योग्य हो गई है। खैर, अब आपको पता है कि बाल विवाह का विद्रोह हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ बाल विवाह बंद अब हो चुका है, इसे बंद कर दिया गया है। पहले 12, 13, 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी, लड़कों की शादी कर दी जाती थी। ठीक है। लेकिन अब जो एज है उस एज को बदल दिया गया है। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। किस पर? मानक पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है कि जब वो युद्ध से लौट कर आएगा, कुछ अर्थ अर्जन करके आएगा और उस अर्थ के द्वारा ही उस बहन की शादी की जा सकती है। घर का जो दयनीय स्थिति है उसको दूर किया जा सकता है। वह लड़ाई के मोर्चे से कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके। माँ एक देहाती भोली स्त्री है। अब इसमें जो विष्णु है उनकी उसकी विशेषताओं के रूप में क्या बताया गया है? तो उसकी विशेषताओं के रूप में बताया गया है कि जो विष्णु है वो देहात की, ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली एक भोली भाली महिला है। उसका नाम विष्णु है। बहन का नाम मुन्नी है। किसके बहन का? मानक के बहन का नाम मुन्नी और मानक के माँ का नाम विष्णु है। सिपाही का नाम मानक है। जो सिपाही युद्ध का मोर्चा संभालने गया है उसका नाम क्या है? मानक है। मानक की माँ यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितना दूर है। माँ इतनी भोली भाली है कि उसे यहाँ तक पता नहीं है कि उसका बेटा गांव से कितने दूर युद्ध पर गया हुआ है और लड़ाई कैसे और किन से किस लिए हो रही है। माँ को ये भी पता नहीं है कि वाकई में ये जो लड़ाई ठनी हुई है ये किस लिए लड़ाई ठनी हुई है और किस लिए इस लड़ाई को किया जा रहा है, किस लिए इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा वो सोच भी नहीं सकती है। लड़ाई का परिणाम कुछ भी हो सकता है। मानक वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन माँ इतनी भोली है कि उसके मन में ये विचार कभी उत्पन्न भी नहीं हुआ है कि मेरा जो बेटा युद्ध पड़ गया है वो वापस आएगा भी या नहीं। ठीक है। इधर कई महीनों से मानक का पत्र नहीं आया। पहले मानक का पत्र कुछ समय अंतराल पर हमेशा आ जाया करता था, लेकिन इस बार पत्र आने में लेट होती है। प्रत्येक मंगल को डाक वाली गाड़ी आती है। डाक वाली गाड़ी जिससे डाक का सामान आता है, पत्र वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आती है। किस दिन को आती है? मंगल को आती है। प्रत्येक मंगल को डाक वाली गाड़ी आती है। मुन्नी डाक गाड़ी के पास जाकर लौट आती है। जब बाहर से घोड़े गाड़ी का आवाज़ सुनाई देता है तो विष्णु को आभास होता है कि शायद डाक वाली गाड़ी आई है। मुन्नी घर से भागे हुए निकलती है कि हो सकता है कि मानक का पत्र आया होगा, उसने संदेशा भेजा होगा कि वो कब आ रहा है, उसकी स्थिति क्या है, ये सारा लिखा होगा। इसी चीज़ के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए मुन्नी दौड़ कर जाती है। कहाँ? डाक वाली गाड़ी के पास। लेकिन जब वो जाती है तो उस दिन भी उसके भाई का पत्र नहीं आया हुआ रहता है। कुछ देर बाद उसकी पड़ोसन कुंती आती है। कुंती मुन्नी के विवाह की चर्चा करती है और पूछती है कि क्या विष्णु ने कोई वर घर देखा है। विष्णु की एक पड़ोसन है कुंती, जो
जो विष्णु को विषमदेही के नाम से बुलाती है, ठीक है। और ये जब आती है विष्णु के घर तो विष्णु से पूछती है कि क्या तुमने मुन्नी के लिए कोई लड़का या घर वर तुमने देखा है, क्योंकि अब तुम्हारी भी जो पुत्री है वो विवाह के एज लायक हो चुकी है, विवाह का उम्र उसका भी हो चुका है। विष्णु दुखी होकर कहती है कि मानक के आने पर ही कुछ हो सकता है। ऐसा क्यों? मानक के आने पर ही कुछ क्यों होगा? क्योंकि घर का एकमात्र अर्थ अर्जन करने वाला व्यक्ति मानव ही है। घर का सारा आशा, सारी उम्मीदें किस पर टकटकी लगाए देख रही है? मानक पर। कि जब मानक युद्ध से लौटेगा और कुछ रुपए पैसे लेकर लौटेगा, उससे ही घर का व्यवस्था भी सुधरेगा और मुन्नी की शादी भी की जाएगी। विष्णु कहती है पैसा कहाँ है, लड़के वाले दहेज भी मांगते हैं। इसी बीच दीनू कुम्हार हाँफता हुआ आ जाता है। कुंती और विष्णु के बीच वार्तालाप चल ही रही है कि एक और पात्र है दीनू, जो कुम्हार है। कुम्हार कौन होता है? तो जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। वो दौड़ते हुए हाँफते हुए आ जाता है, हाँफते हुए आ जाता है और दो जवान अजनबी लड़कियों के आने की बात कहता है। कुंती और विष्णु से कहता है कि दो लड़कियां आई हुई है, उनके जो कपड़े हैं वो बड़े ओछे हैं, संस्कार नाम का चीज नहीं है, कि ऐसी लड़कियां अगर हमारे गांव में आती है तो क्या संदेश मिलेगा यहाँ के बच्चों को, ठीक है। थोड़ी ही देर में दोनों लड़कियां भीख मांगते विष्णु के पास आती है। अब उस दोनों लड़कियों का आगमन किसके पास होता है? विष्णु के पास होता है और थोड़ा अन्न भीख में मांगती है। कहती है कि कुछ अनाज हमको दीजिए ताकि मैं उसी से अपना पेट पाल सकूंगी। बातचीत से पता चलता है कि दोनों लड़कियां बर्मा से जान बचाकर भागकर आई है। दोनों लड़कियां आई कहाँ से? बर्मा से, जहां मानक युद्ध पर गया हुआ है। युद्ध इतना भयंकर छिड़ चुका है कि अब वहां पर यह नहीं देखा जा रहा है कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है। निर्दोष जनता की भी निर्मम हत्या की जा रही है। इसलिए वहां से ये जो लड़कियां लोग हैं अपना घर बार सारा चीज छोड़कर भागकर आ गई है और यहाँ उनके लिए रोजगार का कोई स्रोत नहीं है, जिसके कारण ये क्या करती हैं? भीख मांगकर अपना पेट चलाने का कार्य करती है। बर्मा में अंग्रेजी सेना और जापानी सेना के बीच युद्ध हो रहा है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि उसने कहा था कहानी में किन दो देशों के बीच युद्ध छिड़ी हुई है, तो अंग्रेजी सेना और जापानी सेना के बीच। बहुत जाने गई है, विष्णु का बेटा मानक की बर्मा गया है। अब विष्णु की बेटा मानक भी बर्मा गया है। ये जो विष्णु का बेटा है मानक, ये भी कहाँ गया हुआ है? बर्मा ही युद्ध पर गया हुआ है। माँ से उसने कहा भी था कि वहां लड़ाई चल रही है। बर्मी लड़की एक कटोरा चावल लेकर चली जाती है। मानक भी माँ को ये बात बताया है कि बर्मा में अभी युद्ध छिड़ा हुआ है और मैं उसी युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो लड़कियां है कुछ चावल मांगती है। विष्णु अपने बेटी को कहती है, अपनी बेटी मुन्नी से कहती है कि जाओ भर कटोरा चावल लेकर आओ। वो चावल लड़कियों की झोली में डाल देती है और वो दोनों लड़कियां अंततः वहां से चली जाती है, ठीक है। माँ बेटी एवं कुंती तीनों मानक के बारे में चिंतित है। चिंता होना यहाँ पर लाजमी है क्योंकि मानक जहाँ गया हुआ है वहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है। एक माँ जिसका बेटा युद्ध पर गया हुआ है, एक बहन जिसका भाई युद्ध पर गया हुआ है, एक पड़ोसन जिसके पड़ोस का एक लड़का युद्ध पर गया हुआ है, तो चिंता होना तो लाजमी है। मुन्नी बार बार माँ को साहस दिलाती है कि भैया जरूर आएगा। ये जो मुन्नी है वो अपने माँ को बार बार समझा रही है कि माँ तुम चिंता मत करो, अगले मंगल को भैया का चिट्ठी जरूर आएगा। और कहीं ऐसा हो सकता है कि वहाँ युद्ध चल रहा है, भैया को टाइम नहीं मिलता हो कि वो चिट्ठी लिखे, या ऐसा भी हो सकता है कि भैया वहाँ से आ ही रहे हो, सोचे हो कि जब मैं जा ही रहा हूँ तो चिट्ठी लिखने की क्या आवश्यकता है। तरह तरह की बातें बनाकर मुन्नी अपने माँ का साहस बढ़ाती है, ठीक है। विष्णु भी मुन्नी का माथा चूमकर उसे साथ सटा लेती है और कहती है तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी नहीं आई तो वह आप ही आएगा। अब माँ भी अपने बेटी को गले से लगा लेती है, उसके सर को चूमती है और कहती है कि तुम ठीक ही कह रही हो सकता है कि उसका चिट्ठी नहीं आया है, इसका मतलब है कि वो स्वतः आ रहा होगा, ठीक है।
रात्रि में माँ बेटी दोनों को नींद नहीं आती, तो बातें करते करते दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। रात में विष्णु भयावह स्वप्न देखती है। दोनों जब सोने जाती है तो एक खाट पर विष्णु है और एक खाट पर मुन्नी है। स्वप्न देखती है। संभवतः जब वो दोनों नींद के आगोश में समाये गए होंगे, उसके बाद ही उन्होंने स्वप्न देखा होगा, क्योंकि जगह तो सपना देखा नहीं जाता है। ठीक है। कुछ दूरी पर गोली चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और कई व्यक्तियों के कराहने की आवाज़ें आती है। थोड़ी ही देर के बाद घायल व्यक्ति की आवाज़ सुनाई पड़ती है। माँ विष्णु फौजी लिबास पहने एक घायल युवक को देखती है। सोने के बाद स्वप्न में ये देखती है कि गोली चलने की आवाज़ें आ रही है, कुछ लोगों के कराहने की आवाज़ आ रही है। उसके बाद विष्णु देखती है कि एक फौजी के वेश में, फौजी का कपड़ा पहने हुए कोई व्यक्ति है, और जो व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से घायल है। वह और कोई नहीं, उसका बेटा मानक है। और जो फौजी के वेश में एक लड़का कराह रहा है, दर्द से कराह रहा है, वो लड़का कौन है? विष्णु का बेटा मानक है। विष्णु मानक का सिर गोदी में लेकर उस पर झुक जाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है। पूछे जाने पर मानक बोलता है, मैं घायल हूँ माँ, मेरे पीछे दुश्मन लगा हुआ है, मुझे बहुत गोलियां लगी है। माँ क्या करती है? अपने पुत्र का सर उठाकर अपने गोद में रख लेती है। गोद में रखने के बाद अपना सर नीचे झुकाकर अपने पुत्र से पूछती है, तो पुत्र कहता है कि माँ मैं घायल हूँ, मुझे बहुत गोलियां लगी हुई है, और जो दुश्मन सेना है, जो दुश्मन का फौज है, वो मेरे पीछे लगा हुआ है। क्यों? मुझे जान से मारने के लिए, और जब तक वो मुझे जान से मार ना लेगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अर्थ साफ है कि या तो ये मानक दुश्मन के फौज के सिपाही को मार दे या वो इसे मार दे, तब भी जाकर अगर किसी एक की जीत होती है, दूसरे का हार होता है, वहीं पर इस युद्ध का निराकरण निकलेगा, वहीं पर इस युद्ध की समाप्ति मानी जाएगी। थोड़ी ही देर में एक दूसरा फौजी दिखाई पड़ता है। कुछ क्षण बाद अंधेरे से एक और फौज का आगमन होता है, जिसके हाथ में क्या है? बंदूक है, और वो हंस रहा है, अट्टहास कर रहा है वो। ठीक है। जो अंधेरे में बंदूक का कुंदा लिए आगे बढ़ता है, वह सिपाही मानक को मुर्दा कहकर पुकारता है। वह बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है और उसे मार देने की धमकी देता है। जो दूसरा सिपाही है वो आकर विष्णु से कहता है कि तुम इसको गोद में सुलाई हुई हो, ये तो मर चुका है। क्या क्या बात कर रहे हैं? तुम इसको क्यों गोद में रखी हुई हो? तो मानक कहता है कि मैं मरा नहीं हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं हिल डुल सकता हूं। उसके बाद ये जो सिपाही है वो कहता है कि मैं तुमको मारे बिना नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसने बहुत सारे सैनिकों को मारा है। आगे देखिए। सिपाही विष्णु से पूछता है, तो इसकी क्या लगती है? जब विष्णु कहती है कि नहीं, तू इसे नहीं मार सकता है क्योंकि ये निर्दोष है, ये तो एक मच्छर तक को नहीं मार सकता, और तुम कैसे कह रहे हो कि इसने बहुत सारे सैनिकों को मारा है, ये इसने किसी की हत्या नहीं की है, तुम इसे नहीं मार सकते हो। तब वो सिपाही कहता है कि अच्छा ये बताओ तुम कौन हो जो इसे बचा रही हो? तब विष्णु बोलती है, मैं इसकी माँ हूँ। विष्णु कहती है, मैं इसकी माँ हूँ। सिपाही मानक को वहशी इंसान बताता है और उसे जान से मारने पर आमादा हो जाता है। ये जो सिपाही है ये मानक को वहशी बताता है। क्यों? कहता है कि देख इसकी आंख में कैसे अंगारे फूट रहे हैं, अगर ये खड़ा हो जाए तो ये अब भी मुझे मार देगा, इसने बहुत सारे सैनिकों को मारा है, और तुम कह रही हो कि ये किसी को नहीं मार सकता, ये वहशी है, ये दरिंदा है, अभी भी इसके आंखों में तुम देखो। आगे बढ़ते हैं। मानक को बर्दाश्त नहीं होता है, वह खड़ा होकर सिपाहियों को मारना चाहता है। इतना सब सुनने के पश्चात जब मानक को ये लगता है कि ये सिपाही अब मुझे मार देगा, तब मानक पूरा हिम्मत जुटाकर उठ खड़ा होता है और उस सिपाही को धक्का देता है, जिससे इसका जो दुश्मन सिपाही है वो गिर जाता है और उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और कहता है कि मैं इसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है।
वह खड़ा होकर सिपाही को मारना चाहता है, माँ उसे ऐसा करने से रोकती है। माँ का पूरा परिभाषा यहीं से डिफाइन होता है कि माँ क्या है। माँ एक ममत्व की मूर्ति है। वो उस सिपाही को, अपने बेटे को भी नहीं मारने देती है, और जब मानक खड़ा होता है उस सिपाही को मारने के लिए तो माँ मानक को भी मना करती है, कहती है कि तू इसे भी नहीं मार सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी किसी का बेटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीच बचाव में उसे बहुत परेशानी होती है। किसे? बीच बचाव में किसे परेशानी होती है? विष्णु को। क्यों? क्योंकि विष्णु को एक बार मानक धक्का दे देता है, कहता है कि तू हट, मैं इसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वह फिर दोनों के बीच आ जाती है। कौन? माँ। माँ फिर से दोनों के बीच आ जाती है और कहती है नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। माँ कहती है कि नहीं, तू इसे नहीं मार सकता है, ये भी हमारी तरह ही गरीब आदमी है। जैसे तू गरीबी से जूझ कर ही युद्ध पर गया था, वैसे ये भी गरीबी से जूझने के लिए ही, अपने अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए ही, अपने दयनीय स्थिति के सुधार के लिए ही ये भी युद्ध पर गया हुआ है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है। विष्णु कहती है कि नहीं, अगर ये, इसकी माँ तो पागल हो ही चुकी है, लेकिन अगर ये मर जाता है तो इसकी माँ मर जाएगी, इसके घर में बच्चा होने वाला है, इसकी बीवी गर्भवती है, वो भी फांसी लगाकर मर जाएगी। ठीक है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, वह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। मानक अपनी माँ को झटका देता है, दोनों हाथापाई करते हुए पर्दे के पीछे चले जाते हैं। माँ अपने माँ को झटका देकर हटाता है और फिर दोनों एक दूसरे से हाथापाई करते हुए कहाँ चले जाते हैं? पर्दे के पीछे चले जाते हैं। विष्णु को 4-6 गोलियां चलने और उसके साथ सिपाही के कराहने का शब्द सुनाई पड़ता है। पर्दा के पीछे गोली चलने की आवाज़ आती है और सिपाही के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। संभवतः मानक ने उस सिपाही पर गोली चलाया है और वो जो सिपाही है, गोली लगने के बाद दर्द से कराह उठता है। विष्णु चिल्लाती है मानक मानक। मुन्नी की नींद टूट जाती है, वह माँ को जगाती है। ये सारा चीज सपना में होता है। क्या? और जब विष्णु अपने बेटों को पुकारती है तो उसके मुंह से वास्तविक आवाज निकलती है, जिसके कारण मुन्नी का भी नींद खुल जाता है और मुन्नी अपने सोई हुए माँ को जगाती है। जागृत अवस्था में भी वह मानक मानक कहकर पुकारती है। माँ जगने के पश्चात भी, जब विष्णु जग जाती है उसके पश्चात भी विष्णु क्या करती है? अपने पुत्र को पुकारती है। मुन्नी माँ को समझाती है, तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो। अब मुन्नी फिर से अपने माँ को समझा रही है कि तुम रोज भैया का ही सपना देखती हो, भैया जरूर आएंगे और मेरे लिए कड़े और चूड़ियाँ लाएंगे। ये जो मुन्नी है अपने माँ को समझा रही है और कहती है कि भैया एक दिन यहाँ पर वापस जरूर आएंगे और यहाँ आने के बाद वो मेरे लिए चूड़ी और कड़े जरूर लाएंगे। विष्णु आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है, पर शीघ्र ही अपने को संभाल लेती है। अब मुन्नी, ये जो विष्णु है, नकारात्मक भाव में अपने सिर को हिलाती है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब आएगा, आएगा तो, लेकिन पता नहीं कब आएगा। ये माँ का विश्वास है कि एक दिन, वो मूवी है ना कि आएंगे मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे, वही सीन यहाँ पर है कि ये जो मानक है वो जरूर आएगा, ऐसे माता का विश्वास है और वो अपने आप को संभालती है। मुन्नी का माथा चूम कर उसे अलग हटा देती है और कहती है जा तू सो जा। फिर से क्या करती है? मुन्नी का सर चूमती है और उसको सोने के लिए कहती है। मुन्नी जाकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। उसके बाद विष्णु भी धीमे स्वर में प्रभु का भजन करती है और पर्दा गिरता है, यानी कि ईश्वर को याद करने लगती है और उसी टाइम पर्दा गिरता है और वहीं पे नाटक का
समापन हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए एक बड़ा ही बढ़िया घटना दिया है जो आज के समाज को जागृत करता है। चलिए देखिए, यहाँ पर एक घटना को दर्शाया गया है। ए बुआ, बहुत ही बढ़िया बात बता रहे हैं। एक घटना को दर्शाया गया है, कब? जब दीनू कुम्हार हाफता हुआ आता है और कहता है कि दो जवान अजनबी लड़कियां की आने की बात कहता है। अभी अपने भारत में दो घटना बड़ा चरम सीमा पर है। एक हमारे पूज्य संत जी है और वो मुझे इसलिए पसंद है, मोबाइले में अलार्म लगा लेता है। अभी हमारे यहाँ एक बहुत ही पूज्य संत हुए हैं जिनका नाम क्या है? प्रेमानंद जी महाराज। उनको व्यक्तिगत रूप से मैं क्यों पसंद करता हूँ? उनको मैं व्यक्तिगत रूप से क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि वो किसी भी धर्म जाति का बात नहीं करते हैं, वो इंसानियत का बात करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ऐसे ही अपने एक इंटरव्यू में कह दिया, क्या कहा इंटरव्यू में? क्या ऐसे वो जब दरबार लगाते हैं तो कहते हैं कि अभी हमारे यहाँ शहरों में एक रिलेशनशिप है जो बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, बड़ा ही चरम सीमा पर चल रहा है। तो प्रेमानंद महाराज जी का कहना था कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये समाज के लिए घातक है, ये नहीं होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में है क्या? तो लड़के और लड़कियां शादी से पहले एक साथ रहेंगे, कुछ टाइम बिताएंगे और उसके बाद शादी कर लेंगे। तो जब शादी से पहले एक साथ हइये हो तो 2 रुपया का कहीं से सिंदूर खरीदो, टिक टाक दो, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा काम खत्म। इसको प्रेमानंद जी महाराज ने, उसके बाद एक दो और धर्म गुरुओं ने भी इसको गलत प्रथा बताया है, गलत चीज़ें बताई है। अब इसी में कुछ महिलाएं निकलकर सामने आई हैं, कुछ लड़कियां निकलकर सामने आई हैं कि उन्होंने ये कैसे कह दिया, हम किसी के साथ रहेंगे तो उसके बारे में जान पाएंगे, उसके बाद शादी करेंगे। भैया कोई एक रहे तब ना, कोई एक रहे तब ना। मुझे एक ऐड का ये कंडीशन याद दिलाता है। आप लोग देखे होंगे हमारे बिहार में एक सर्फ बिकता है जिसका नाम है घड़ी। उस पर बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा जाता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब हम इस्तेमाल करिए लेंगे तो विश्वास क्यों करेंगे? और शायद उसको ये बातें पता नहीं होती है कि इस्तेमाल होने के बाद वो जो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है उसके रैपर को फेंक दिया जाता है, यानी कि इस्तेमाल होने के बाद फेंका जाता है, ना कि विश्वास किया जाता है। बात समझ रहे हैं? उसके अलावा एक और हमारे महान संत है अनिरुद्धाचार्य। उन्होंने एक डिबेट में कह दिया कि लड़कियों को मर्यादित कपड़ों में रहना चाहिए, लड़कियों को मर्यादित कपड़ों में रहना चाहिए। वैसे भी हम भारतवर्ष में निवास करते हैं जिसे संस्कृतियों का देश कहा गया है। उन्होंने अगर ये टिप्पणी किया कि लड़कियों को, महिलाओं को मर्यादित कपड़े में रहना चाहिए, कुछ गलत तो उन्होंने नहीं कहा। अब वहीं पर कुछ मॉडर्न महिलाएं निकल कर आई, मॉडर्न लड़कियां निकल कर आई और उनका वक्तव्य था कि मुझे जो स्वतंत्रता दिया गया है मैं कैसे भी रहूं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि 11th क्लास में एक इंग्लिश में पार्ट है
ऑन द रूल ऑफ द रोड, यानी कि सड़क के नियम। उसी में स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। उनके राइटर बहुत ही बढ़िया है, उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बात किया है और उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि आपको स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कुछ नियम कायदो कानून के नीचे आपको स्वतंत्रता दी गई है। अगर आप उस नियम कायदे कानून को भूलकर आप अपने स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्र मानते हैं तो एक दिन आपका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। अब चलते कहाँ, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ऊपर। उन्होंने कहा, और वहाँ पर जो लड़कियाँ जो महिलाएं आई उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र हैं, हमें जैसा कपड़ा पहनना होगा वैसे कपड़े पहनेंगे। इसमें अगर नज़रिया बदलना है ना तो लड़के अपना नज़रिया बदले। अब देखिए बात भी किससे किया जा रहा है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि लड़के अपना नज़रिया बदले। क्या कभी किसी लड़के को मार्केट में टमी उघार कर घूमते देखा गया है? देखा गया है कभी किसी लड़के को? क्या कभी किसी लड़के को, कभी भी किसी लड़के के बदन पे यहाँ कपड़ा नहीं हो देखा गया है मार्केट में? आप उनको जज करते हैं जो मार्केट में भी निकल रहे हैं तो पूरे कपड़े में निकल रहे हैं। आपसे ज़्यादा शर्म तो उन लड़कों को है जो एक मार्केट में निकलते हैं फिर भी अपने पूरे बदन को ढककर निकलते हैं। और आप उन लड़कों के बारे में कहते हैं, उन पुरुषों के बारे में कहते हैं कि जिनको तकलीफ़ है वो अपने नज़रिया बदले। तो महानुभाव, आपसे बढ़िया नज़रिया उन लड़कों का ज़रूर है जो अपने पूरे बदन को ढककर बाज़ार में निकलते हैं। और अगर आपको फ्रीडम दिया गया है तो उस फ्रीडम का सही उपयोग कीजिए। वैसे भी आप भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति का सम्मान कीजिए, भारतीय संस्कृति का पालन कीजिए। और आप भारतीय, जो भारत का धर्म है, धर्म के अकॉर्डिंग हमारा कपड़ा है, हमारा जो वस्त्र है, उसको उपयोग में लाइए। आप कभी भी मजाक के पात्र नहीं बनेंगे। और ये हम नहीं कहते हैं, ये हमारा बुक बताता है। और ये हम ही नहीं, जो अंग्रेजी राइटर है, जो दूसरे कंट्री के राइटर है, वो भी ये कहते हैं कि आपको स्वतंत्रता तो जरूर दिया गया है, लेकिन आप अब इतने भी स्वतंत्र न हो जाएं कि समाज के लिए आप कलंक बन जाए। और लोग आज के टाइम में कहा जाता है, अगर किसी का ड्रेस अगर गड़बड़ है आप कमेंट कर दीजिए तो क्या कहा जाता है कि ये फैशन है। तो खास करके ये मॉडर्न युग का फैशन है। किस टाइम का फैशन है बाबू? मॉडर्न युग का फैशन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा है कि हमारी दादियाँ मॉडर्न नहीं थी, अच्छा है कि हमारी माँ मॉडर्न नहीं थी, अच्छा है कि हमारी बहन मॉडर्न नहीं थी, अच्छा है कि हमारी बुआ मॉडर्न नहीं थी। कम से कम शिकायत का पात्र तो नहीं बनी। आज की मॉडर्नता, आज की आधुनिकता आप ही को मुबारक। हम खुश हैं कि हमारे जो हमसे पीछे वाले जो पीढ़ी है वो मॉडर्न नहीं थे। ठीक है, चलिए, जो अब नेक्स्ट हम लोगों का क्लास होगा ऑब्जेक्टिव का होगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का होगा। नेक्स्ट दिन फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ो। अरे बाप रे, एक लाइन सुनाना था, हमको भूलिएगा।